नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। साथ ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख में यहाँ इसीलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ और सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़ गई और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के क्षरण का एक उदाहरण है। हम जो छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज और गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं को प्रतिबंध लगाना गिद्धों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपके शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की
हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जो गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन, गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में शिरकत की और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये कार्यक्रम IVRI का 11वां दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहां मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने मंच से कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो IVRI का 11वां दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उन्होंने संबोधित करते हुए वहां पर मौजूद जो है लोगों को IVRI के बारे में भी जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी शामिल हुए। IVRI का 11वां दीक्षांत समारोह बरेली में इसका आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वहां आए गणमान्य लोगों को मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी ने संबोधित किया और मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी जो है मौजूद रहे। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं। मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी माटी के सपूत और झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथी चौधरी जी, सचिव TARE और DG ICR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डायरेक्टर कम वाइस चांसलर ICR एवं IVRI डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, IVRI के यहां के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, सभी अभिभावकगण और मेरे सभी युवा साथियों, उपाधि धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले सभी यहां के उपाधिधारक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं
हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अनकनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडीनाथ मंदिर, बाबा भूपेश्वरनाथ मंदिर, श्री तपेश्वरनाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक। जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वही आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं देते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 की प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गौवंश इसकी चपेट में आने लग गया। हम लोग चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही थी टीके की। और संजोग यह था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गौवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं वहां गया, IVRI के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया
उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं यहां की सभी कि उन मूक पशुओं के आवाज को आपने अपने शोध के माध्यम से एक नया जीवन में परिवर्तित करके अन्नदाता किसानों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्नत नस्ल की पशुधन दे करके उन्नत नस्ल के उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले उस सभी प्रयासों में आप सहभागी बने हैं और 136 वर्ष के साधना इस परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है और यह प्रेरणा हम सब के लिए उधर तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय के उद्घाटन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित भी किया। आज भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार
मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।